आज क्लास 10th का विज्ञान में लेक्चर नंबर 8 करेंगे। पिछले क्लास में लेक्चर 7 किए थे, जो कि उसमें पढ़े थे वियोजन अभिक्रिया और उसके प्रकार पढ़े थे। और इसमें पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन उससे पहले कुछ पाठनीति प्रश्न है, सो कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो ये है, इसका एक में दिया है पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। मान लीजिए कोई पदार्थ होगा, वैसा पदार्थ होना चाहिए जिसका विलयन का उपयोग कर सफेदी करने के लिए होता है। तो ये है, इसका उत्तर हो जाएगा, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि ये सफ़ेद होता है। तो इसका इसका सूत्र हो जाएगा CaO। दूसरा है, ऊपर एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उसमें लिखे थे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, उसके साथ जल के साथ अभिक्रिया कराना है। तो CaO जो कि सॉलिड है, ये बिना बुझा हुआ चूना है, प्लस H2O लिक्विड होता है। इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा CaOH ट्वाइस एक्वस, जो कि होता है बुझा हुआ चूना। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्रियाकलाप 1.7 जल के विद्युत अपघटन में एक प्रखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगुनी की है, उस गैस का नाम बताइए। तो ये है 1.7, ये बुक में दिया हुआ है ये फिगर। तो इसमें होता है, ये ऑक्सीजन गैस होता है और ये एनोड पर प्लस चार्ज होता है और ये कैथोड पर माइनस चार्ज होता है। तो इसमें हाइड्रोजन गैस होता है और एक प्रखनली में ऑक्सीजन गैस होता है। एक प्रखनली में हाइड्रोजन गैस होता है और दूसरा प्रखनली में ऑक्सीजन गैस होता है। और इसमें एनोड पर प्लस चार्ज होता है और इस पर कैथोड पर माइनस चार्ज होता है हाइड्रोजन पर। अब ये कैथोड पर बनने वाली हाइड्रोजन गैस की मात्रा एनोड पर बनने वाली ऑक्सीजन गैस की मात्रा की दुगुनी होती है। इसका मतलब ये कैथोड है, कैथोड पर बनने वाली हाइड्रोजन गैस की मात्रा, ये हाइड्रोजन गैस की मात्रा है, एनोड पर बनने वाली ऑक्सीजन मात्रा की दुगुनी होती है। इसके ये दुगुना होता है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन गैस की मात्रा की दुगुनी होती है क्योंकि जल के सूत्र में H के 2 भाग है, वह ऑक्सीजन का एक ही भाग है। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। अब तीसरा प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व को किसी कम अभिक्रियाशील तत्व को उसी यौगिक में से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर एक बार और रिपीट कर रहे हैं इसका डिफिनीशन। इसमें बोला है, वह अभिक्रिया, मान लीजिए कोई अभिक्रिया होगा जिसमें कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व होगा और किसी कम अभिक्रियाशील तत्व को उसी यौगिक में से विस्थापित कर देता है, वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे इसका पहला एग्जाम्पल है CuSO4 एक्वस, जो कि ये तांबा है, प्लस Fe सॉलिड, ये लोहा है, एरो। तो ये रिएक्शन होगा तो बनेगा FeSO4 एक्वस प्लस CuS। तो इसका मतलब हुआ ये है Fe, Cu से अधिक अभिक्रियाशील है तथा Cu को CuSO4 एक्वस के यौगिक में से विस्थापित कर देता है। तो देखिए, Fe और SO4 ये दोनों लेकर बाहर निकल गया और ये अकेला बच गया, तो ये हो जाएगा Cu, अलग हो जाएगा। तो यही हुआ इसका एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर इसी एग्जाम्पल को हम FeSO4 एक्वस प्लस Cu सॉलिड के साथ बनाएंगे तो ये नो रिएक्शन होगा, क्योंकि इसमें इसका डिफिनीशन कहता है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व को किसी कम अभिक्रियाशील तत्व को उसी यौगिक में से विस्थापित कर देता हुआ विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो इसमें था Cu अधिक अभिक्रियाशील तत्व, पर इसमें इधर है Cu अधिक अभिक्रियाशील तत्व, तो ये नो रिएक्शन होगा। दूसरा एग्जाम्पल है Zn सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस एरो, ZnSO4 एक्वस प्लस Cu सॉलिड बनेगा, जो कि ये भूरा होता है या नीला होता है। तो इसमें भी कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व है जो कि है Zn,
और किसी कम क्रियाशील तत्व को उसी यौगिक में से विस्थापित कर देता है, जो कि Zn और SO4 ये दोनों लेकर बाहर निकल गया और Cu अलग हो गया। तो ये हो गया इसका रिएक्शन। और फिर उसी तरह Zn और SO4 के साथ बनाएंगे Cu के साथ, तो ये नो रिएक्शन होगा। तीसरा है Pb सॉलिड प्लस CuCl2 एक्वस एरो PbCl2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड बनेगा। तो इसमें भी कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व है और कम क्रियाशील तत्व के उसी यौगिक में से विस्थापित कर रहा है, जो कि ये Pb और Cl2 ये दोनों बाहर निकल गया और Cu अलग हो गया। फिर PbCl2 को Cu के साथ बनाएंगे तो नो रिएक्शन होगा। चौथा एग्जाम्पल है ZnCl2 एक्वस प्लस एल्युमिनियम एरो AlCl3 प्लस Zn सॉलिड। तो इसमें भी अधिक अभिक्रियाशील तत्व है और किसी कम अभिक्रियाशील तत्व है उसी यौगिक में से विस्थापित कर देता है। तो Zn Al और Cl2 ये दोनों निकल गया बाहर, तो बन जाएगा AlCl3 प्लस Zn अलग हो जाएगा। और CaSO4 को अगर मैग्नीशियम के साथ बनाएंगे तो ये अधिक अभिक्रियाशील तत्व नहीं है, ये कम अभिक्रियाशील तत्व है मैग्नीशियम, तो इसीलिए नो रिएक्शन होगा। अब हम पहचानेंगे इसमें कौन अधिक अभिक्रियाशील तत्व है और कम क्रियाशील तत्व है। तो ये है अध्याय 3 की बात करेंगे। अध्याय 3 में है धातु एवं अधातु, उसका यूज इसमें आएगा चैप्टर 1 में, जो कि है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये है सक्रिय श्रेणी, जो कि ये है पोटेशियम KNCAMgAl ZnFe Pb हाइड्रोजन कॉपर है, ये हो जाएगा HgAgAu। तो ये यहाँ से यहाँ ये लाइन जो पड़ा हुआ है ये अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, और ये नीचे से जो ऊपर तक है इतना से ये है कम अभिक्रियाशील तत्व। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर यह अधिक अभिक्रियाशील तत्व। और ये नीचे है सो है कम क्रियाशील तत्व। अभिक्रिया चाहे क्रियाशील लिखे वही हुआ, कम क्रियाशील तत्व। तो इसको याद करने का यह ट्रिक है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो काशी मतलब के हो जाएगा, नाथ मतलब सोडियम, Na हो जाएगा, का मतलब Ca और माली मतलब Mg मैग्नीशियम, आलू मतलब एल्युमिनियम, Al जरा मतलब Zn हो जाएगा, फीके मतलब Fe और पकाता मतलब Pb और है मतलब H। तो ये याद करने का ट्रिक है। अब अगला पढ़ेंगे चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब चौथा प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका हो जाएगा डिफिनीशन, वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल है ये NaSO4 एक्वस प्लस BaCl2 एक्वस एरो। तो ये हो जाएगा, ये रिएक्शन होगा तो बनेगा NaCl प्लस BaSO4। तो इसका रिएक्शन बोला है इसका डिफिनीशन कहता है वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। तो Na है Cl2 के साथ निकल गया और Ba और SO4 ये दोनों एक साथ निकल गया, तो ये आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। दूसरा है PbNO3 ट्वाइस एक्वस प्लस 2KL एक्वस एरो। तो ये बनेगा PbI2 सॉलिड प्लस 2KNO3 एक्वस। तो फिर Pb और ये I2 ये I है, PbI2 ये दोनों निकल रहा है बाहर और ये बच गया 2KNO3, ये 2K और NO3 ये दोनों निकल गया। तो ये आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, उसके वाला उसके साथ जा रहा है और उसके वाला उसके पास आ रहा है। तो ये हो जाएगा आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब इसका है द्विविस्थापन अभिक्रिया के प्रकार में ये आता है अवक्षेपण अभिक्रिया, इसी का प्रकार है अवक्षेपण अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का। तो इसका डिफिनीशन होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल से समझेंगे। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का पहला एग्जाम्पल है जो विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल, जो द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है वही होगा
अपक्षेपण अभिक्रिया का एग्जाम्पल। तो ये है NaSO4 एक्वस प्लस BaCl2 एरो NaCl बना लिया, ये Na और Cl दोनों बाहर निकल गए तो NaCl एक्वस प्लस और Ba और SO4 एक साथ हो गया तो BaSO4 ये सोलो जो कि सफ़ेद होता है। तो इसमें अपक्षेपण अभिक्रिया का डिफिनीशन होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपक्षेप का निर्माण होता है। तो इसमें अपक्षेप का निर्माण हो रहा है, ये हो जाएगा अपक्षेपण अभिक्रिया। दूसरा है PbNO3 ट्वाइस प्लस 2K I एक्वस एरो, तो ये हो जाएगा PbI2 सॉलिड प्लस 2KNO3 एक्वस। तो PB और I2 ये दोनों एक साथ निकल रहा है तो ये हो जाएगा PbI2 सॉलिड प्लस और 2KNO3 ये बाहर निकलता है 2KNO3 एक्वस। तो इसमें भी अपक्षेप का निर्माण हो रहा है तो हो जाएगा अपक्षेपण अभिक्रिया। अब अगले क्लास में करेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया जो कि 5वां वो बच गया है।